आज हम बात करने वाले हैं स्टाइपेंडियम हंगेरिकम स्कॉलरशिप फॉर इंडियन स्टूडेंट्स. So if you are watching that video from any other part of world, so don't worry, we already made a detailed video on stipendium hungaricum scholarship. You will find link in Q card. But today we will discuss about special procedure for Indian student. I have two friends from India, Moin Khan and Adibuddin, who will give you detailed information how you should apply, which documents are required, and which points which make your application strong and make you a right candidate for that scholarship. Why not you should introduce yourself? माई सेल्फ मोइन खान. लेकिन चलिए, इंडिया के लिए वीडियो बन रही है तो मैं इसको फुली जो है अपनी लैंग्वेज में अपनों के लिए बनाता हूँ. मेरा नाम मोइन खान है और मेरा ताल्लुक यूपी उत्तर प्रदेश की एक जगह है सहसवान, वहाँ से मेरा ताल्लुक है. और अगर मेरी एजुकेशन की बात करें तो मैंने बीटेक बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की हुई है मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी रामपुर से. और अगर मेरे मार्क्स की बात करें तो मैंने बैचलर किया 81% से, और मेरे 12th और 10th के मार्क्स मतलब इतने अच्छे नहीं हैं, 71 और 69% हैं. और उसके बाद मेरे पास 3 साल का एक्सपीरियंस है लॉजिस्टिक फील्ड्स का, और यहाँ पर मैं MBA कर रहा हूँ फ़िलहाल. नेक्स्ट इज अदीब भाई. मैं अदीब अंसारी. मैं इंडिया के सबसे बड़े सूबा उत्तर प्रदेश के ज़िला बहराइच से ताल्लुक़ रखता हूँ, और मैंने बैचलर मैकेनिकल इंजीनियरिंग श्री राम स्वरूप मेमोरियल यूनिवर्सिटी लखनऊ से कर रखी है. हमारा परसेंटेज 73 और इंटर में 71 और हाई स्कूल में बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है. हमने पढ़ाई कंप्लीट की और उसी दौरान मैं प्लेस्ड हो गया एक कंपनी में. 1 साल मैंने जॉब की. हमारे पास 1 साल एक्सपीरियंस है मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, और उसके बाद हमने यहाँ अप्लाई किया और मैं यहाँ पे MBA का सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ. आज की वीडियो में हम फोकस करेंगे कि सेंडिंग पार्टनर जो इंडिया का है वो अपने स्टूडेंट को किस तरह नॉमिनेट करते हैं, और इनके अलावा जो स्टाइपेंडियम हंगेरिकम के पोर्टल पे कैसे अप्लाई करना है, यूनिवर्सिटी को कैसे सर्च करना है, और मोटिवेशन लेटर को कैसे लिखना है, उनकी डिटेल वीडियोस आपको शुएब स्पीक्स पे मिलेंगे. जो आज का सबसे पहला क्वेश्चन मुइन, अगर कोई स्टाइपेंडियम हंगेरिकम स्कॉलरशिप के बारे में सुनता है और वो चाहता है कि मैं इसके लिए अप्लाई करूँ, तो उसके लिए उनको कौन से डॉक्यूमेंट्स तैयार करने होंगे और क्या क्या करना होगा उसे? बाकी का प्रोसेस जैसे शोएब भाई ने बताया कि उनके चैनल पर ऑलरेडी पड़ा हुआ है. अब मैं यहाँ से शुरू करता हूँ कि हम लोगों के क्या हम लोगों को इसके लिए क्या करना है. तो सबसे पहले इंडिया में एक बहुत फेमस सा ट्रेंड चला हुआ है कि बच्चे आते हैं, जैसे मैंने बीटेक किया और मेरी 8वीं मार्कशीट आ गई और मैं जॉब पे चला गया, डिग्री नहीं निकलवाई. फिर हम लोग जल्दबाजी में डिग्री निकलवाते हैं जिससे हम हड़बड़ा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं. तो सबसे पहले करना ये आपको डिग्री अपनी इशू करानी है यूनिवर्सिटी से, और फिर अपोस्टाइल कराना है. ये अपोस्टाइल क्या चीज़ है ये मैं अभी आपको आगे बताऊँगा, क्योंकि ये चीज़ पहले नहीं थी. इस ईयर से 2020 से जो है ये चीज़ शुरू हुई है कि अपोस्टाइल कराना ज़रूरी है हर किसी के लिए. अपोस्टाइल के लिए क्या करना है, आपको अपनी डिग्री इशू करानी है, और फिर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर इसको जो है स्टैंप लगाता है, वेरीफाई करता है आपकी डिग्री को. इसका मतलब ये होता है कि अब आपकी डिग्री को फर्दर वेरिफिकेशन की कोई ज़रूरत नहीं है. आप कहीं भी जाओ तो डायरेक्टली लगाओगे और वो लोग आपको कंसीडर कर लेंगे. तो पहले डिग्री इशू करानी है, सेकेंड आपको अपोस्टाइल कराना है, थर्ड अब चीज़ आती है मोटिवेशनल लेटर. ये आपको एक लेटर लिखना है कि आपको क्यों यूनिवर्सिटी ले, जिस यूनिवर्सिटी में आप अप्लाई कर रहे हैं, या स्टाइपेंडियम आपको क्यों एक्सेप्ट करे, आपको क्यों ज़रूरत है इस स्कॉलरशिप की, क्या आपको वाकई ज़रूरत है. तो ये सारी चीज़ें मतलब एक तरह से पिच करना है आपको, और उसमें अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स लिखने हैं कि क्यों आप जाना चाहते हैं. इसमें ध्यान आपको ये रखना है कि आपको कहीं से भी कॉपी पेस्ट नहीं करना है. जैसे अगर कोई ऑलरेडी जा चुका है कहीं, आप उससे उसका मंगाते हैं मोटिवेशनल लेटर और आप वही सीधा का सीधा लगा देते हैं, तो इसमें रिजेक्शन के चांसेस बहुत हाई हो जाते हैं. UGC मतलब बहुत सारे ऐसे केसेस आए हैं जिसमें किसी ने अगर कहीं से कॉपी किया है मोटिवेशनल लेटर तो उसने उसको रिजेक्ट कर दिया है. अब इसके बाद आता है मोटिवेशनल लेटर आपने लिख लिया, अब आपको अपना एक हेल्थ चेकअप कराना होता है जिसमें हेपेटाइटिस वगैरह के आपके टेस्ट होते हैं, और वो आपको मेडिकल जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट मेडिकल में होगा वहाँ जाके आप एक सर्टिफिकेट लेंगे वहाँ के डॉक्टर से या CMO से, वो साइन करके देंगे कि ये सारी चीज़ें आपके अंदर सही हैं, वो आपको लगाना है. उसके बाद आपकी जो भी मार्कशीट है, जैसे मेरी 8वीं मार्कशीट है बीटेक की हर सेमेस्टर की, उसके बाद आपको यूनिवर्सिटी से एक इशू होती है ट्रांसक्रिप्ट, और ट्रांसक्रिप्ट में क्या होता है कि आपके सारे सेमेस्टर वाइज मार्क्स एक ही जगह कंपाइल करके दे दिए जाते हैं, तो आपको वो लगानी है. और जो भी सर्टिफिकेट्स आपके पास हैं, मान लिया आपने कुछ कल्चरल एक्टिविटीज़ की हैं, कुछ बेस्ट किया है, या कहीं भी आपने पार्टिसिपेट किया है, या आपके पास जॉब एक्सपीरियंस है, या आपने कहीं इंटर्नशिप की है, वो सारे सर्टिफिकेट्स आप लगा दें. अब ये सर्टिफिकेट्स लगाने का कहाँ काम में आता है वो मैं आपको बताता हूँ. कि मान लीजिए आपके परसेंटेज एक बहुत बड़ा इशू है कि UGC कितने % से ऊपर वालों को भेजती है और कितना रिक्वायर्ड है. हालांकि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सिर्फ 60% लिखा हुआ है,
लेकिन अगर आप मान लीजिए 60% है और आपसे ज़्यादा 80% वाले भी बच्चे हैं, तब आपके ये सर्टिफिकेट्स काम में आते हैं, क्योंकि यूजीसी इस चीज़ को कंसीडर करता है कि आप कितने ज़्यादा मतलब एजुकेशन के अलावा क्या क्या वर्क आपने किया हुआ है। तो आप ये ना भूलें, जितने भी आपने मतलब शुरू से आपके एनसीकेजी के बाद से भी अगर आपके पास सर्टिफिकेट्स हैं तो सारे लगा दें। अब आइल्स की बात आती है, आइल्स का क्वेश्चन शोएब भाई और अदीब भाई ये क्लियर कर देंगे बेहतर तरीके से, लेकिन आप आइल्स भी लगा दें, वो भी इसमें काम में आता है। अब आइल्स ज़रूरी है या नहीं, ये सब शोएब भाई आपको बताएंगे। दूसरी बात ये कि जिस तरह आपने स्टाइपेंडियम हंगेरिकम के पोर्टल पे अप्लाई करना होता है, उसके लिए आप 2 यूनिवर्सिटीज़ को चूज़ करते हो, एक आपका फर्स्ट प्रेफरेंस और एक आपका सेकंड प्रेफरेंस। क्या इस यूजीसी के अप्लाई वक्त भी करना पड़ता है या ऐसा की रिक्वायरमेंट नहीं है? अच्छा, हाँ, ये एक अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन इसलिए आया है क्योंकि ये इंडिया से ताल्लुक़ नहीं रखते हैं। इंडिया वालों के लिए ये एक एडवांटेज है कि आपको यूजीसी के किसी भी पोर्टल पर कुछ भी अप्लाई नहीं करना होता। आप स्टाइपेंडियम के पोर्टल पर जाएंगे, वहाँ अपनी 2 प्रेफरेंस सेट करेंगे और फॉर्म भरना शुरू कर देंगे। फॉर्म ज़्यादा टफ भी नहीं है, ये सारे जो मैंने डॉक्यूमेंट्स बताए ये सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे। स्पेशली हाँ, पासपोर्ट इसमें मैं मिस कर गया, पासपोर्ट लगाना अभी मैंडेटरी है, ऑब्वियस सी बात है, आप बाहर जा रहे हैं। तो ये सारा अप्लाई सिर्फ स्टाइपेंडियम के उस पे करना है। उसके बाद करना क्या है आपको, ये पूरा आपने फॉर्म फिल कर दिया, फिर यूजीसी एक नोटिफिकेशन देता है कि ये एक लास्ट डेट है फॉर्म सबमिट करने की। तो हमें क्या करना होता है, उस पूरे को प्रिंट आउट करना होता है फॉर्म को, और यूजीसी को जो भी गिवन डेट है उससे पहले पहले यूजीसी भेजना होता है दिल्ली ऑफिस में। ये ज़रूरी है। बाकी सब कंट्रीज़ में क्या है कि आपको जो है ये यूजीसी की तरह उनके जो सेंडिंग पार्टनर्स हैं उनके पोर्टल पर भी अप्लाई करना होता है, जबकि हमें सिर्फ स्टाइपेंडियम के पोर्टल पर अप्लाई करना है और जो भी हमारा फॉर्म होता है उसको एकदम डॉक्यूमेंट की फॉर्म में अच्छे से बना के, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स नहीं भेजने हैं, सिर्फ जो भी आपने फॉर्म भरा है उसमें जो भी आपने स्कैन कॉपीज़ लगाई हैं वो सारा पूरा फॉर्म निकाल करके यूजीसी को भेजना होता है। यही सिर्फ इतना प्रोसेस है, यूजीसी सेंडिंग पार्टनर का इतना रोल है। उसके बाद वो आपको फर्दर नॉमिनेट करेंगे, वो सारा आपका फॉर्म देखेंगे, आगे का प्रोसेस होगा। फिर अदीब भाई, आप मुझे बताएं कि मींस नंबर ऑफ सीट्स फॉर बैचलर, मास्टर और पीएचडी स्टूडेंट्स के लिए कितने हैं? और नंबर ऑफ़ सीट्स बैचलर के लिए तो 50 हैं और मास्टर के लिए 75। सबसे ज़्यादा सीट्स मास्टर के लिए होती हैं और 30 सीट्स होती हैं पीएचडी के लिए। बाकी जो रेस्ट ऑफ 45 सीट्स होती हैं वो पार्ट टाइम प्रोग्राम के लिए होती हैं। ठीक। ओवरऑल 200 सीट्स होती हैं। अच्छा, ओवरऑल 200 सीट्स है, जिसमें ज़्यादा जो सीट्स है वो मास्टर के लिए है, फिर बैचलर और पीएचडी। एग्जैक्टली। ठीक है। पीएचडी के लिए मैं एक बात ऐड करता चलूँ, अगर कोई भी स्टूडेंट जो है वो पीएचडी के लिए अप्लाई कर रहा है तो सबसे पहले आप लोगों ने अपने डिज़ायर फील्ड को चूज़ करना है कि मैंने किस यूनिवर्सिटी में पीएचडी करने। उनके बाद जो है स्टाइपेंडियम हंगेरिकम के पोर्टल पे लिस्ट ऑफ टॉपिक्स जो है वो अनाउंस हो जाते हैं कि ये टॉपिक रिसर्च के लिए अवेलेबल है। आपने उसमें अपने डिज़ायर टॉपिक को चूज़ करना है और सुपरवाइज़र से कांटेक्ट करना है। कंपलसरी होता है हमारे केस में जो इची है कि आपके पास एक्सेप्टेंस लेटर हो, लेकिन अगर आपके पास इन डेट तक एक्सेप्टेंस लेटर ना भी हो तब भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन बेहतर यही है कि आप लोग सबसे पहले किसी भी सुपरवाइज़र को अप्रोच करें और उसे एक्सेप्टेंस लेटर लेने की कोशिश करें। उस पर एक डिटेल वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है उस पर मिल जाएगा, जिसमें मैंने आपको बताया है कि आप लोगों ने यूनिवर्सिटी को कैसे सर्च करना है और उनसे एक्सेप्टेंस लेटर जो है वो कैसे लेना है। भाई, दूसरा जो क्वेश्चन, आप करंटली एमबीए कर रहे हैं यूनिवर्सिटी ऑफ मिशकोल से और बहुत डिमांडिंग डिग्री है। जब कोई बीटेक करता है, इंजीनियरिंग करता है तो उसके माइंड में होता है तो क्या किसी मीन ओवरऑल स्टाइपेंडियम हंगेरिकम स्कॉलरशिप के लिए आइल्स और जीआरई की रिक्वायरमेंट है कि नहीं? वैसे आइल्स और जीआरई की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ इंग्लिश प्रोफिशिएंसी एक सर्टिफिकेट बनता है उसकी रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन अगर आपने कर रखा आइल्स या जीआरई कर रखा है, उसको अगर आप लगा देते हैं तो ये आपके डॉक्यूमेंट्स को काफ़ी स्ट्रांग बना देता है। और बेहतर अगर आपने कर रखा तो इसको लगाएं ज़रूर। भी ज़्यादा हो गई, लेकिन मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो अदीब भाई से, और ये कि यूजीसी वाले यूजुअली किन पॉइंट को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं जब वो शार्ट लिस्टिंग करते हैं नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स का? ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि हमेशा लोग पूछते हैं कि उनके शॉर्ट लिस्ट किस बिहाफ पे करते हैं। आज तक यूजीसी ने इस चीज़ को रिवील नहीं किया वो किस बिहाफ पे सिलेक्ट करते हैं। लेकिन अगर आपके पास जो भी एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ हैं या कल्चरल एक्टिविटीज़ हैं या आपने जॉब्स कर रखी हैं, उसका एक्सपीरियंस भी आप लिख सकते हो वहाँ पर। और उसके अलावा भी आपने अगर इंटर्नशिप कर रखी है, सारे डॉक्यूमेंट्स अगर आप अपलोड करते हो तो ये चीज़ें आपके डॉक्यूमेंट्स को काफ़ी स्ट्रांग बनाती हैं। मीन्स अदीब भाई यही कहना चाहते हैं कि पहले तो आपने जो भी एक्टिविटीज़ की है, अगर वो
की एक्टिविटीज़ हो या एक्स्ट्रा कुरिकुलम एक्टिविटीज़ हो या आपने जॉब इंटर्नशिप की हो, तो आपने पहले उसे केश करना है मोटिवेशन लेटर में, और उसके बाद आपने उन तमाम सर्टिफिकेट को यूजीसी एप्लीकेशन के साथ अटैच करके भेजना है, और ये वो तमाम पॉइंट हैं जो आपकी एप्लीकेशन को स्ट्रांग बना सकते हैं। मोइन, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये कि इस बार बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी स्टूडेंट्स को एम्बेसी प्रोसेस में, तो अगर आप उसको थोड़ा बहुत हाईलाइट करें तो ये भी काफ़ी अच्छा होगा जब स्टूडेंट की नॉमिनेशन हो जाती है उनके लिए। अच्छा हाँ, जैसे कि मैंने बताया कि इस बार थोड़ा-सा मतलब डॉक्यूमेंटेशन को लेके और फिर एम्बेसी इंटरव्यू को लेके कुछ परेशानियाँ फेस करी स्टूडेंट्स ने। उसमें सबसे पहले ये था कि अपोस्टाइल नहीं मालूम था ज़्यादातर लोगों को। तो अपोस्टाइल मैंने बता दिया आपको क्या करना है। उसके बाद एक पुलिस वेरिफिकेशन सर्टिफिकेट होता है या कैरेक्टर सर्टिफिकेट बोलें या पीसीसी बोलें, वो आपको बनवाना है। और ये चीज़ें मतलब उन्हीं डॉक्यूमेंट्स में हैं जो एम्बेसी पे जब आपका अपॉइंटमेंट होगा तो आप लेके जाएँगे। अब नेक्स्ट चीज़ आती है कि वहाँ पर वो आपको एक 5 से 7 क्वेश्चन का पेपर देंगे इंटरव्यू के टाइम। उसमें जनरल बेसिक जो है 10th क्लास की मैथमेटिक्स के क्वेश्चन होंगे, वो आपको करने हैं। वो हालांकि इतना ज़रूरी नहीं है, लेकिन करने हैं आपको, अपने अच्छे से करने हैं, क्योंकि जब बहुत सारे स्टूडेंट हो जाएंगे तो फिर यही क्राइटेरिया काम में आता है बच्चों को एलिमिनेट करने का। तो उसके बाद नेक्स्ट चीज़ आती है इंटरव्यू। इंटरव्यू में ज़ाहिर सी बात है यहाँ के एम्बेसी के लोग, एम्बेसी में यहाँ के लोग बैठे होते हैं, तो उनका अपना एक इंग्लिश बोलने का अपना तरीका होता है, अपनी उनकी जो है फ्लुएंसी होती है। तो आप अगर मान लिया आप सोच रहे हैं कि इंग्लिश में आपका मतलब आपने सारा बैचलर कर लिया अच्छे से, बट आपकी लैंग्वेज पे कमांड उतनी नहीं है जितनी कि इन लोगों को चाहिए। ऑब्वियस सी बात है कि आप इनकी कंट्री में आ रहे हैं, तो ये नहीं चाहेंगे कि कोई ऐसे ही बंदा चला आए सिर्फ घूमने के पर्पज़ से, और घूमने भी आए तो उसकी एटलीस्ट लैंग्वेज पर पकड़ो तो यहाँ के बात कर सके एक दूसरे से। तो इसका ध्यान रखें कि आप जब भी वहाँ जाएँ तो अपनी जो इंग्लिश फ्लुएंसी है उसको थोड़ा-सा बेहतर करके जाएँ। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको बिल्कुल एकदम मोटिवेशनल स्पीकर की तरह बोलना है वहाँ जाके। सिर्फ़ उनको समझना है कि वो क्या पूछ रहे हैं आपसे, और वो पूछते जो हैं वो सवाल कुछ इस तरह के होते हैं, जो भी यूनिवर्सिटी आपने लिखी हुई है या जिसका भी आपके पास एक्सेप्टेंस लेटर है, जो कि यूजीसी आपको देती है, या अवार्ड लेटर है, जो यहाँ से आपको मिलता है, तो उसमें वो पूछेंगे कि आप हंगरी क्यों जा रहे हैं, हंगरी कहाँ पर है, और हंगरी ही क्यों जा रहे हैं, इस तरह के क्वेश्चन होते हैं। अगर आपने एक्सपीरियंस लगाया हुआ है तो वो एक्सपीरियंस से मुताल्लिक आपसे क्वेश्चन करेंगे। तो आपको उन्हीं की लैंग्वेज में, उन्हीं की मतलब फ्लुएंसी में को पकड़ के आपको रिप्लाई करना है। इस बार क्या हुआ, थोड़ा-सा इश्यू हुआ कि कम्युनिकेशन गैप रहा, कुछ स्टूडेंट के रिजेक्शन की वजह ये रहा है। जो बाद में एम्बेसी ने जो पेपर्स दिए हैं और रीज़न ऑफ रिजेक्शन दिया है, उसमें उन्होंने ये चीज़ मेंशन भी कर दी है कुछ लोगों के में कि जो है फ्लुएंसी नहीं थी उतनी। तो एटलीस्ट थोड़ा-सा इसका ध्यान करके जाएँ, ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप भी जाएँ, जो हो गया इस ईयर वो हो गया, लेकिन नेक्स्ट टाइम आप जाएँ तो आप यहाँ आ सकें फाइनली। नेक्स्ट क्वेश्चन मोइन भाई मेरा यही है कि मीन्स बहुत से स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे होंगे और उसके माइंड में यही क्वेश्चन होगा क्या हंगरी मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन साबित हो सकता है कि नहीं। आपका जो एक सेमेस्टर का एक्सपीरियंस और अदीब भाई का जो ऑलमोस्ट सेकंड ईयर चल रहा है, आप किस तरह समराइज़ करते हो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जो हंगेरियन यूनिवर्सिटी है उनकी? अच्छा, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात हो रही है तो मैं ये कहूँगा कि जो इंडिया में हमको पढ़ाया जाता है, ख़ासकर मतलब इंजीनियर्स को एक शिकवा रहता है, जो कि बहुत सारे इंजीनियर्स हर साल आते भी हैं, पास आउट भी होते हैं इंडिया में। वो ये कहते हैं कि हमने जो है इंजीनियरिंग में हमने एडमिशन लिया था कि कुछ प्रैक्टिकल करेंगे, कुछ तूफ़ानी करेंगे, लेकिन वहाँ तो सारी थ्योरी थी। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कहूँगा कि आप वहाँ से थ्योरी पढ़ चुके हैं, बीटेक आपने कर लिया है, या जो भी मास्टर भी किया तो थ्योरी का मोस्टली किया आपने, कवर अप किया वहाँ। तो यहाँ फिर आपके लिए आना इसलिए बेहतर है कि थ्योरी पार्ट आप कंप्लीट कर चुके हो। यहाँ आओ, यहाँ ज़्यादातर प्रैक्टिकल होता है। दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से, वहाँ का उस पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर है और यहाँ का प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बेहतर है। तो यहाँ का जो स्ट्रक्चर है एजुकेशन का वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि मेरी थ्योरी पे मेरी थोड़ी बहुत जो भी कहेंगे कमांड थी। उसके बाद यहाँ मैं आके प्रैक्टिकल मतलब जो भी हो रहा है, मेरी क्लासेस भी हो रही हैं, तो थ्योरी इतनी ज़्यादा नहीं है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं यही कहूँगा कि 5 आउट ऑफ 5 यहाँ का एजुकेशन स्ट्रक्चर जो है वो 5 आउट ऑफ 5 है। दीबा भाई? मैं एग्री हूँ मोइन भाई से, क्योंकि मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, और जो भाई ने बात कही कि सहमत नहीं होते हैं, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ें पढ़ाई जाती हैं और प्रैक्टिकली चीज़ें कम कराई जाती हैं। यही मेरे साथ भी हुआ था, मैंने भी 4 साल बहुत ज़्यादा पढ़ा वहाँ पे, लेकिन प्रैक्टिकल चीज़ें नहीं मिली। लेकिन यहाँ पे आकर के मैं एमबीए कर रहा हूँ, यहाँ पे चीज़ें प्रैक्टिकली चीज़ें सिखाई जाती हैं। मैं एमबीए कर रहा हूँ और बहुत से ऐसे सॉफ्टवेयर जो सिखाए गए हैं, जो अगर ये बहुत फीजेबल है जॉब के रिलेटेड जो भी चीज़ें करेंगे हम, तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो इंडिया की भी काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ है जहाँ पे चीज़ें सिखाई जाती हैं, और ये भी काफ़ी अच्छी है। इससे पूछे कि आप कितने दोगे, तो मैं 5 आउट ऑफ 5 देता हूँ उसको। हम स्टडी आपको जो है वो ट्रेवलिंग की अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, इंटरनेशनल एक्सपोजर मिल जाता है, अच्छे अच्छे दोस्त मिल जाते हैं, और बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ जो है उनके दरवाजे खुल जाते हैं एक बार अगर आप नॉमिनेट होते हैं। लास्ट क्वेश्चन जिस पे हम इस डिस्कशन को एंड ऑफ करेंगे कि मोइन भाई और अदीब भाई अगर अपने इंडियन फैंस को, इंडियन ऑडियंस को कोई मैसेज देना चाहते हैं तो क्या कहोगे उसे?
हाँ, मेरा एक बहुत ही असल में मैं अभी सब लोगों की क्वेरीज आ रही थी तो उसी में से ये मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपको आना है, अगर आप कहीं भी आना चाह रहे हैं, ये मैं यही नहीं कह रहा स्पेसिफिकली हंगरी के लिए, मैं ये कह रहा हूँ आप कहीं भी बाहर पढ़ने जाना चाह रहे हैं तो सिर्फ ये सोच के ना जाएं कि बाहर जा रहा हूँ मुझे स्कॉलरशिप मिलेगी मैं घूम लूँगा। ये कोई एम नहीं होता। आपने पहले ही अपना वहाँ बैचलर करके आप ये सोचे हुए बैठे हो कि मैंने ये क्या कर लिया, उसके बाद आप फिर से सिर्फ घूमने के लिए मास्टर या पीएचडी करने जा रहे हो, तो ये गलती ना करें। पहले आप अपना क्लियर करें कि आपको करना क्या है। बीटेक कर लिया उसके बाद एमटेक सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि बीटेक के बाद एमटेक ही होता है, तो प्लीज़ ऐसा ना करें कि एमटेक में एडमिशन लेके घूम रहे हैं फिर और फिर वापस जाके फिर वही हाल हो रहा है। तो पहले अपना एम क्लियर करें कि किस लिए करना है, कौन सा करना है कोर्स और किस मेजर में हमें जाना है। ये क्लियर करके तभी आप आएँ, क्योंकि आप यहाँ आ रहे हो, एक्सपेक्टेशन आपसे आपके घर वालों को, आपकी कंट्री को बहुत ज़्यादा है कि आप उन्हें जाके सर्व करोगे, ना कि फिर वहाँ जाके एक और बेरोज़गार बंदा बढ़ा दोगे। तो ये चीज़ बिल्कुल क्लियर करें, उसके बाद आएँ, साथ में घूमें। ये बहुत खूबसूरत जगह है यहाँ घूमने के लिहाज से भी और पढ़ने के लिहाज से भी। तो मेरा यही मैसेज है कि एम क्लियर करें। और हाँ, एक चीज़ मैं लास्ट में बता दूं शोएब भाई कि यहाँ आएँ तो अपना फ्लैग लाना ना भूलें। इंडियन फ्लैग ज़रूर अपने साथ लेके आएँ, क्योंकि ये हमारी आइडेंटिटी है। और दीप भाई आप क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले मैं बेस्ट विशेष करता हूँ जो लोग अप्लाई करेंगे। और दूसरी बात ये है कि लोग जब यूरोप आते हैं तो आप जब किसी दूसरी कंट्री में जाते हैं तो आप खुद को रिप्रेजेंट नहीं करते, आप अब एक कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, आप अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। तो जैसा आप करोगे वैसे आप अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करोगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप अच्छा करोगे तो आप अपना भी नाम रोशन करोगे और अपनी कंट्री का भी नाम रोशन करोगे।